आज हम लोग प्रीएम्बल के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं और फिर उसके आंसर को एक्सप्लेन करेंगे हर एक क्वेश्चन के बाद कि कौन सा ऑप्शन सही है और वो ऑप्शन सही क्यों है। तो आज हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान की उद्देशिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उद्देशिका को संविधान का भाग नहीं माना जाता है। उद्देशिका विधायिका की शक्तियों को नियंत्रित करने का कार्य करती है। उद्देशिका उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है जिसे पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। उपयुक्त कथनों में कौन सा कथन गलत है। तो हम लोग के पास एक क्वेश्चन है, उसके 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब इन तीनों में से कौन कौन सा ऑप्शन सही है या कौन सा ऑप्शन गलत है ये पता करना है हम लोगों को। इनमें से मतलब कुछ ऑप्शन ऐसे होंगे जो गलत होंगे, कुछ ऑप्शन ऐसे भी हो सकते हैं जो सही भी होंगे। अब तीनों में से कौन सा सही है कौन सा गलत है, इनमें से हम लोगों को गलत चूज करना है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, मतलब ऑप्शन ए ऑप्शन बी गलत है। अब हम लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं कि ये ऑप्शन ए और ऑप्शन बी मतलब गलत क्यों था। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के मामले में उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने प्रस्तावना को संविधान का भाग भी माना तथा अनुच्छेद 368 के तहत संशोधनीय भी माना है। अतः कथन 1 सही नहीं है। प्रस्तावना न तो विधानमंडल की शक्ति का स्रोत है और न ही विधायिका के अधिकारों पर प्रतिबंध है। अतः कथन 2 भी सही नहीं है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना संकल्पित उद्देश्यों पर आधारित है। इसका प्रारूप पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार किया गया तथा संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। तो हम लोगों का पहला क्वेश्चन हो चुका है। हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। हम लोगों के पास पहला ऑप्शन है लोकतांत्रिक गणराज्य, पंथनिरपेक्ष, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी। दूसरा ऑप्शन पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी। तीसरा ऑप्शन लोकतांत्रिक गणराज्य, समाजवादी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, पंथनिरपेक्ष। चौथा ऑप्शन संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो एग्जैक्ट प्रस्तावना में जिस हिसाब से लिखा हुआ है, जिस क्रम में प्रस्तावना में लिखा हुआ है, उसी सेम क्रम में कौन सा ऑप्शन है वो हम लोगों को पता करना है। इसका उत्तर है ऑप्शन डी। अब हम व्याख्या कर रहे हैं। संविधान की प्रस्तावना का आविर्भाव पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में रखे हुए उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ है। इसीलिए इसे उद्देशिका कहकर भी संबोधित किया जाता है। प्रस्तावना की शुरुआत में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य शब्दों का सही क्रम है, अतः विकल्प डी सही है। नोट 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को सम्मिलित किए गए हैं। हम लोगों का दूसरा क्वेश्चन भी खत्म हुआ। अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन पे चलेंगे। तो हम लोग तीसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। प्रस्तावना में संविधान का क्या निहित है। पहला ऑप्शन है हम लोगों के पास मूल दर्शन, दूसरा ऑप्शन है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, तीसरा ऑप्शन है साम्यवादी स्वरूप और चौथा ऑप्शन है नास्तिक राज्य। इन चारों में से संविधान का क्या निहित है। इसका आंसर होगा ऑप्शन है मूल दर्शन। हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं। प्रस्तावना भारतीय संविधान की भूमिका की भांति है जिसमें संविधान के आदर्शों, उद्देश्यों, सरकार के स्वरूप, संविधान के स्रोत से संबंधित प्रावधान आदि का संक्षेप में उल्लेख है। इस प्रकार प्रस्तावना में संविधान का मूल दर्शन निहित है। हम लोगों का तीसरा क्वेश्चन हो चुका है। हम लोग चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथा क्वेश्चन, पूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द का सही अर्थ निम्नलिखित में से क्या है। पहला ऑप्शन केवल आंतरिक मामलों में स्वतंत्र निर्णय की शक्ति, दूसरा ऑप्शन है केवल बाह्य मामलों में स्वतंत्र निर्णय की शक्ति, तीसरा ऑप्शन आंतरिक व बाह्य मामलों में स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति, या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। अब हम लोगों के पास 4 ऑप्शन, इन चारों में से कोई एक सही होगा।
तो हम लोग देखते हैं इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है हम लोगों का। इसका आंसर है ऑप्शन सी। संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित शब्द पूर्ण प्रभुत्व संपन्न से आशय है कि भारत न तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और न ही किसी देश का डोमिनियन है, अर्थात भारत अपने आंतरिक एवं वैदेशिक मामलों में बिना किसी बाह्य दबाव एवं प्रतिबद्धता के स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने में सक्षम होगा। इसी कारण से ऑप्शन सी हम लोगों का सही है। अब हम लोग पांचवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन, भारत में लोकतंत्र का कौन सा स्वरूप प्रचलित है? पहला ऑप्शन प्रत्यक्ष लोकतंत्र, दूसरा ऑप्शन अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, तीसरा ऑप्शन दोनों का मिश्रित स्वरूप है, या फिर चौथा ऑप्शन दोनों में से कोई है ही नहीं। अब चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है देखते हैं हम लोग। ऑप्शन बी सही है। हम लोग अब एक्सप्लेन कर रहे हैं। लोकतंत्र दो प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता शासन में सीधी भागीदारी निभाती है, जैसे स्विट्जरलैंड का लोकतंत्र। भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का स्वरूप प्रचलित है, जहां लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि सर्वोच्च शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। भारतीय संविधान में प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था है, जिसमें कार्यपालिका अपने समस्त कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी एवं जवाबदेह है। एक्सप्लेनेशन से समझ में आ रहा होगा कि हम लोग जो ऑप्शन चूज करें वो ऑप्शन सही क्यों है। हम लोगों का पांचवा क्वेश्चन हो गया है। अब हम लोग छठे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छठा क्वेश्चन हम लोगों के सामने है। भारत के संविधान के संदर्भ में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का उल्लेख निम्नलिखित में से किन उपबंधों में हुआ है? पहला ऑप्शन प्रस्तावना, दूसरा ऑप्शन मूल अधिकार, तीसरा ऑप्शन राज्य के नीति निर्देशक तत्व, या फिर चौथा ऑप्शन मूल कर्तव्य। अब इन चारों में से ये पता करना है कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का उल्लेख निम्नलिखित में से किस किस में हुआ है या किस में नहीं हुआ है। दोनों में से कुछ भी पता चल जाए तो आंसर हम लोगों के सामने होगा। इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए और ऑप्शन सी। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का उल्लेख भारतीय संविधान की उद्देशिका तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत किया गया है। मतलब प्रियम्बल और डीपीएसपी दोनों में मतलब सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तीनों न्यायों का उल्लेख किया गया। इसके साथ ही हम लोगों का छठा क्वेश्चन खत्म हो गया है। अब हम लोग सातवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखते हैं सातवां क्वेश्चन क्या है हम लोगों का। सातवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संविधान की प्रस्तावना के तत्व हैं? मतलब प्रियम्बल का क्या है, मतलब प्रियम्बल का कौन सा तत्व है वो पता करना है। संविधान के अधिकार का स्रोत, भारतीय राज्य की प्रकृति, संविधान के उद्देश्य, या संविधान लागू होने की तिथि। टोटल 4 ऑप्शन है यहाँ पे, 4 में से कोई एक सही होगा। देखते हैं अब कौन सा सही है हम लोगों के पास, कौन सा ऑप्शन सही है देखते हैं हम लोग। सभी के सभी ऑप्शन सही हैं, क्योंकि संविधान के अधिकार का स्रोत हम भारत के लोग अर्थात संविधान भारत के लोग किससे शक्ति प्राप्त करता है? भारतीय राज्य की प्रकृति, भारत एक संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक व गणराज्यात्मक राज्य व्यवस्था वाला देश है। संविधान के उद्देश्य न्याय, स्वतंत्रता, समता व बंधुत्व संविधान के उद्देश्य हैं। संविधान लागू होने की तिथि यह 26 नवंबर 1949 की तिथि को उल्लेखित करता है। इसके साथ ही हम लोगों का सातवां क्वेश्चन जो था वो खत्म हो गया। हम लोग देखेंगे कि आठवां क्वेश्चन क्या है। हम तो यही समझ रहे हैं कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अभी तक बहुत क्वेश्चन आप लोगों को आता भी होगा। आठवां क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किन स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है? धर्म की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, अवसर की स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता एवं विचार की स्वतंत्रता। अब 5 ऑप्शन में से कुछ सही होगा, कोई गलत भी होगा, कुछ होगा या कुछ नहीं होगा। देखते हैं कौन सा है कौन सा नहीं है। इसका उत्तर है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में केवल विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। न्याय के अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का उल्लेख है, जबकि समता के अंतर्गत प्रतिष्ठा और अवसर की समता का उल्लेख है। इसके अलावा भारत के नागरिकों में व्यक्ति की गरिमा
और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने का भी उल्लेख है। उल्लेखनीय यह है कि प्रस्तावना में भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्र में गणराज्य की बनाने की बात की गई है। इसके साथ ही हम लोगों का ये क्वेश्चन भी खत्म हुआ। हमको लगता है कि आप लोगों को इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन आता होगा। देखते हैं आप लोगों को कौन कौन सा आता था, कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।